हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं सितंबर 2023 के करंट अफेयर को, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर को एक क्रमबद्ध कंप्लीट किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम सितंबर 2023 के भी करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इस हमारा जो जिस तरीके का सेशन स्टार्ट हुआ है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो एक एक पोर्शन को देखते हैं। जैसे पॉलिटी के पोर्शन को देखा, पॉलिटी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे, इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है और इस मैगजीन को कवर अप करते हैं। तो यही पैटर्न सितंबर 2023 की मैगजीन में रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा किस तरीके का पैटर्न है, क्या इस मैगजीन में दिया गया है, क्या समसामयिकी मुद्दे सितंबर माह से रिलेटेड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके संदर्भ में कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक दिए गए। जैसे पहले नंबर पर तो नारी शक्ति बंधन 2023 के बारे में दिया गया है। फिर जो कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। फिर आता है एक साथ चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव, व्यक्तित्व अधिकार, संसद का सचिवालय, संक्षिप्त सुर्खियां इसके संदर्भ में है। जैसे पाकिस्तान से आए प्रवासियों का गुजरात में नागरिकता प्राप्त करना, इसी तरीके से ये सांसद विधायकों की अयोग्यता का होना, राज्यसभा या उपसभापतियों का पैनल, जेल सुधार, वर्ष 2014 के पहले भ्रष्टाचार के मामले में दोषी लोक सेवकों को गिरफ्तारी के संरक्षण नहीं मिलेगा। इस तरीके से है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जैसे भारत और G20 के संदर्भ में नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत आसियान समझौता, अब्राहम समझौता, भारत सऊदी अरब समझौता, संक्षिप्त सुर्खियां, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग और इस एल समूह के बारे में, इसी के संदर्भ में यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड टॉपिक है। फिर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब देखते हैं तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान, सीमा पार भुगतान, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनिमय, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन के संदर्भ में। और फिर आता है भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन तथा कृषि के डिजिटलीकरण के संदर्भ में यह टॉपिक रहेंगे। फिर आते हैं इसी के संदर्भ में इसकी संक्षिप्त सुर्खियां रहेंगी। फिर बाद में जाते हैं कि आगे की ओर देखते हैं कि यह सुरक्षा से संबंधित टॉपिक आता है, जैसे सीमा अवसंरचना, इससे संबंधित कुछ संबंधित सुर्खियां हैं। फिर इसी तरीके से इन्वायरमेंट के टॉपिक को देखते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं गंगमावी गंगा कार्यक्रम, आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर IPBES आकलन रिपोर्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पैसिफिक डेकाडाइल ऑसिलेशन एंड संक्षिप्त सुर्खियां इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान है। फिर इसी तरीके से हम सामाजिक मुद्दे को देखेंगे। सामाजिक मुद्दे को देखने के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखने के साथ फिर हम इसकी सिक्योरिटी से संबंधित देखेंगे, संस्कृति से रिलेटेड देखेंगे और नीति शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ सुर्खियों में रही प्रमुख योजनाएं, जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इनके संदर्भ में जानेंगे। यहाँ पर ये प्रमुख टॉपिक हैं जो कि सितंबर माह की मैगजीन के हैं। और अब हम आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नए टॉपिक की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जैसे अभी ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को चलने के पहले आपको जैसे अपना पॉलिटी का जो नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है, तो उसमें आप जैसे जो यहाँ पर संविधान संशोधन से रिलेटेड टॉपिक है, वहाँ पर आप इसको लिख के 106वां संविधान संशोधन ऐड कर सकते हैं। तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो वही है, लेकिन इसमें क्या संशोधन हुए हैं और किस संविधान संशोधन के तहत या संविधान संशोधन विधेयक के तहत इस अधिनियम को बनाया गया। तो इसके संदर्भ में कुछ जो मेजर पॉइंट है आप उसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि भारत का जो संविधान संशोधन का आपका चैप्टर है, तो उसमें आपका पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, तो इसमें आप इसको ऐड कर लेंगे कि अभी 106वां संविधान संशोधन को पारित किया गया। इसी के साथ ही आप एक पैरेलल श्रृंखला में चलते जाएंगे और जिससे आप अपने टॉपिक को कवर करेंगे और इससे अलग से करंट अफेयर पढ़ने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और जो भी टॉपिक है उसके साथ ही इस नए टॉपिक को ऐड करते जाएंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो वही रहेगा, बस जो नया होगा वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसमें है कि नारी शक्ति बंधन संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में।
हाल ही में संसद ने संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया हुआ है। तो यह किसके द्वारा पारित किया गया है? संसद के द्वारा संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया। चलिए तो जानते हैं संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। तो इसके किसके संदर्भ में है कि जो लोकसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों के आरक्षण के संबंध में, यह आरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में यह विधेयक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और यह जानते हैं कि यह किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत आया है? तो यह 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसको पेश किया गया था और 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसे पारित किया गया, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसका उद्देश्य है। चलिए तो इस अधिनियम से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान के बारे में जानते हैं। तो प्रावधान के संदर्भ में सबसे पहले जानने के पहले देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत कुछ संशोधन है, कुछ निम्नलिखित अनुच्छेदों में भी संशोधन किए गए। जब कोई अधिनियम पारित होता है तो उसमें पहले की जो प्रक्रिया है तो उसमें कुछ संशोधन करके उसमें और जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि ये अधिनियम के तहत संविधान में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। जैसे आर्टिकल 239 ए जो कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में है, जिसमें 239 ए में संशोधन किया गया। और संविधान में कुछ नए अनुच्छेदों को भी जोड़ा गया। कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? चलिए तो देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। जैसे अनुच्छेद आता है 330 ए, 330 ए को जोड़ा गया, 332 ए को जोड़ा गया और 334 ए को जोड़ा गया। चलिए तो एक एक करके पूरे अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं कि 330 ए अनुच्छेद क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण, लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया है। जो लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है वह अनुच्छेद 330 ए के तहत जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद 330 के तहत क्या कहा गया है कि 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसी के अंतर्गत ही 330 ए में इस आर्टिकल को जोड़ा गया हो, जिसमें लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आता है राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में तीन उद्देश्य है ना, कि एक लोकसभा के संदर्भ में, एक राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में, एक आता है जो तीसरे नंबर पर इसमें दिल्ली के संदर्भ में है। तो जो पहला वाला आता है तो वह लोकसभा में महिलाओं के संदर्भ में है, अनुच्छेद 330 ए के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 332 ए के अंतर्गत आता है कि राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के लिए 332 ए को जोड़ा गया है। ये 332 आर्टिकल क्या कहता है कि 332 आर्टिकल में भी राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित कुल सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब आता है अनुच्छेद 334 ए। अनुच्छेद 334 ए में महिलाओं के आरक्षण को इस अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना आयोजित होगी और उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक के बाद यह लागू होगा। तो जो 334 ए जो संविधान जो अनुच्छेद जोड़ा गया है उसके अंतर्गत कहा गया है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया है वह अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहले की जनगणना आयोजित होगी, इसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने पर ही इसे लागू किया जाएगा। अब आता है कि हम सूर्यास्त खंड के बारे में जानते हैं कि सूर्यास्त खंड को इसके अंतर्गत जारी किया गया। तो जानते हैं कि सूर्यास्त खंड होता क्या है। सूर्यास्त खंड यह महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को इस आरक्षण में कानून के लागू होने की तारीख से 15 वर्षों तक यह जारी रहेगा। तो इसे सनसेट क्लॉज कहा गया है। हालांकि यह संसद कानून बनाकर महिलाओं के आरक्षण की अवधि को आगे भी जारी कर रख सकती है और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद किया जाएगा। इस अधिनियम के उपबंध मौजूदा विधानसभाओं और लोकसभा के विघटन तक ही किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यह इसके संदर्भ में ही कुछ 334 ए के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान आते हैं। अब आता है विधायिका में महिला आरक्षण क्यों आवश्यकता है। इसके पहले हम एक इस टॉपिक को देखते हैं कि महिलाओं के राजनीतिकरण हेतु किए गए अब तक के मुख्य प्रयास के बारे में जानते हैं।
जैसे महिलाओं को राजनीतिकरण के संदर्भ में ही ये प्रक्रिया है ना कि जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। तो इसमें जानते हैं कि महिलाओं के राजनीतिकरण हेतु अब तक कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले तो 1992 में जो 73वें 74वें संविधान संशोधन में क्रमशः पंचायतों या नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो सर्वप्रथम कब किया गया? 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत महिलाओं में के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर आता है 1996 में लोकसभा और राज्यसभा सीटें में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने हेतु 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। तो सेकेंड टाइम कब किया गया? 1996 में लोकसभा और राज्यसभा सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आवंटित या आरक्षित के लिए 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। फिर 1998 और 99 में इन वर्षों में इसी प्रकार के भी कदम उठाए गए और 2008 तक आते आते इस प्रक्रिया का अंतिम प्रयास 2008 में किया गया था और वर्ष 2008 में महिला आरक्षण के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पेश कर उसे पारित किया गया। हालांकि बाद में इस विधेयक को व्यक्तिगत या लैप्स कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो यह महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रयास किए गए कौन कौन सा? एक तो 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जिसमें महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में जो कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संदर्भ में था। फिर 1996 में लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत 81वां संविधान संशोधन विधेयक में 1/3 सीटें आरक्षित करने का कहा गया। फिर 1998 99 में इस वर्षों में इस प्रकार के कदम उठाए गए। फिर वो 2008 में एक अंतिम प्रयास किया गया जिसमें महिला आरक्षण में राज्यसभा पेश करे उसे पारित किया गया, लेकिन बाद में यह विधेयक लैप्स हो गया। तो ये संदर्भ में इसके संदर्भ में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके विधायिका में महिला आरक्षण की आखिर आवश्यकता क्यों रही। जैसे कोई कानून बनता है तो उसकी आवश्यकता आखिर क्यों रही कि इसमें यह प्रक्रिया में संशोधन किया गया। तो इसके संदर्भ में पहला देखते हैं कि विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होना। पहला टॉपिक आता है, मतलब पहला इसका पॉइंट आता है कि विधायिका में कम महिला प्रतिनिधित्व होने के संदर्भ में कि भारतीय संसद में महिला सांसदों की संख्या काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम मतलब 15% से भी कम रहती है। हालांकि यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है, सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। फिर इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि इसमें कि राज्य विधानसभाओं में महिला विधायकों का औसत प्रतिनिधित्व केवल 8% है। राज्य विधायिकाओं में 8% इसका टोटल प्रतिनिधित्व है और जो कुल राज्यों में एक महिला विधायक का नहीं है। अंतर सदस्यीय संघ के अनुसार भारत में निम्न सदन यानी कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से कम होता है और माना जाता है कि राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में भारत के खराब प्रदर्शन का एक मुख्य कारण है। जैसे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 में जैसे कि भारत की जो रैंक है वह कुल 146 देशों में 127वें स्थान पर रही है। तो इसके संदर्भ में ये पहला मेजर पॉइंट है जिसके अंतर्गत इसके सब पॉइंट आते हैं। अब आता है दूसरा कि राजनीतिक दलों की पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का होना, कि राजनीतिक दलों में पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का होना, कि इसके अंतर्गत राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही आवश्यक होती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से पुरुष सत्तावादी बने हुए हैं तथा महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के समय धन और बाहुबल जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आरक्षण से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बाधाओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समावेशन करना, कि श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्थानीय स्तर पर आरक्षण के लाभ होना, कि ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किए गए आकलनों के अनुसार स्थानीय स्तर पर महिलाओं के आरक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार दिए गए। जैसे उदाहरण के लिए उनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों को दर्ज कराने की प्रवृत्ति उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। साथ ही पेयजल, स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी पहुंच में सुधार किया गया। अब आता है इसके संदर्भ में देखते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्माण में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो इसके संदर्भ में ये महिला आरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी उसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट रहे। अब जानते हैं कि इस अधिनियम को लेकर क्या चिंताएं प्रकट की गई हैं। तो सबसे पहले तो हम पहला इसकी चिंता को जानते हैं। ये पहली आती है कि समानता के खिलाफ होना, कि आरक्षण
समानता के खिलाफ होना कि आरक्षण का विचार संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत होता है। इसलिए क्योंकि सीट आरक्षित होने पर महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। दूसरा आता है कि मतदाता के चयन करने के अधिकार का प्रभाव होना। मतदाता के चयन करने के अधिकार का प्रभाव होने का मतलब यह है कि विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण मतदाता के चयन करने के लिए अधिकार को सीमित करता है, साथ ही आत्मनिर्णय के सिद्धांत के भी विपरीत होता है। फिर दूसरी चिंता इसके अंतर्गत आती है कि गैर सजातीय समूह के संदर्भ में। गैर सजातीय समूह का मतलब होता है कि महिलाएं एक जातीय समूह की तरह कोई सजातीय समूह नहीं है या समुदाय नहीं है। इसलिए जाति आधारित आरक्षण के समर्थन में दो तर्क दिए जाते हैं जो कि महिलाओं के लिए नहीं दिए जाते। अब आता है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का कम प्रभाव होना कि चुनावी सुधारों के मार्ग में कुछ बड़ी बाधाएं विद्यमान होती हैं, जिसमें गैर राजनीतिक अपराधीकरण के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव इत्यादि होता है और ये मुद्दे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर आता है राज्यों में असमानता के संदर्भ में कि राज्यों में असमानता को वर्ष 2008 के महिला आरक्षण विधेयक को, जो कि केंद्रीय राज्य में प्रदेशों में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता था। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान अधिनियम में कुल लोकसभा में 1/3 सीटों का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कम या ज्यादा सीटों के संदर्भ में लोकसभा में राज्य आधारित प्रतिनिधित्व में असमानता का कारण बन सकता है। अब आता है सीटों के रोटेशन के संदर्भ में कि सीटों के रोटेशन के संदर्भ में यह अधिनियम प्रत्येक अगले परिसीमन के बाद सीटों की रोटेशन का प्रावधान करता है। इसके विपरीत यह संसद या राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक आम चुनाव के बाद सीटों की रोटेशन की व्यवस्था की जाती है, तो इसके संदर्भ में यह चिंता का कारण है। अब आता है कि राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण के संदर्भ में कि इस अधिनियम में राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों में महिलाओं के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें गीता मुखर्जी समिति जो कि 1996 में बनी हुई थी उसमें राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में इसकी सिफारिश की गई है। तो यह इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख चिंताएं हैं। अब इसमें आगे की राय को देखते हैं कि इसमें आगे की राय के संदर्भ में क्या बताया गया है कि इसमें क्या सुधार हो सकते हो और क्या किस तरीके से यह प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। कि समय का कार्यान्वयन होना कि इस अधिनियम पर समय पर परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जनगणना डेटा और परिसीमन संबद्ध कार्यान्वयन एवं प्रकाशन किया जाना चाहिए। एक क्षमता निर्माण का होना कि स्थानीय स्तर पर महिला नेताओं के प्रशिक्षण मार्गदर्शन के लिए नागरिक समाज एवं अन्य संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए और साथ ही साथ राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व का प्रभावी लाभमंद सुनिश्चित की जा सके। अब आता है ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक साथ चुनाव के बारे में। एक साथ चुनाव के बारे में जानने के पहले हम भारत में एक चुनाव के इतिहास को देख लेते हैं कि चुनाव का इतिहास किस तरीके से रहा, तो उसके एक चुनाव की प्रक्रिया को देखते हैं। सर्वप्रथम 1952 से 1967 के समय में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ करवाए गए थे। तो भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 से 1967 के बीच में आम चुनाव कराए गए थे। फिर 1968 से 1969 तक का जो समय था उस समय विधानसभाओं के समय से पहले विघटन हो गया था। 1970 के समय में लोकसभा में समय से पहले भंग होने से 1971 में एक नए सिरे से चुनाव कराए गए और 1983 तक आते आते भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया की सिफारिश की हुई थी। तो इसमें भारत में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया का इतिहास भी काफ़ी पुराना है कि इसके संदर्भ में जो 1952 से 67 में कहा गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव भी एक साथ कराए गए थे। फिर 1968 से 1969 तक कुछ विधानसभाओं के समय पहले भी विघटन किए हो गया था और 1970 तक आते आते लोकसभा के समय से पहले भंग होने पर 1971 में नए सिरे से चुनाव कराए गए थे और 1983 में एक साथ भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव प्रक्रिया की सिफारिश की हुई थी। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके चुनाव प्रक्रिया की ये प्रमुख एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। चलिए तो देखते हैं कि वर्तमान में इसके संदर्भ में क्या सुर्खियां रही हैं कि हाल ही में सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया हुआ है। तो किसके नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के संदर्भ में। यह एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी और इनकी सिफारिश भी करेगी। तो इस समिति का क्या उद्देश्य है कि यह एक साथ चुनाव कराने की जो संभावनाएं हैं उनकी जाँच करेगी और साथ ही साथ इस पर सिफारिश भी
करेगी। अब जानते हैं सबसे पहले तो एक साथ चुनाव कराने की आखिर प्रक्रिया क्या है। हमने इतिहास को देख लिया, इसको सुर्खियों में रही आखिर इसकी समिति का गठन किसके द्वारा किया गया और इसकी सिफारिशें, इनके बारे में जाना। अब जानते हैं कि एक साथ चुनाव प्रक्रिया के बारे में किया है, किस तरीके की प्रक्रिया है। एक साथ चुनाव कराने का जो प्रावधान है वह भारत में इसका असर लोकसभा या राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों में चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से होता है। ऐसा होने से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक ही दिन मतदान होना, चाहे लोकसभा में चुनाव हो, चाहे राज्य विधानसभाओं में चुनाव हो, या फिर नगर पालिका या पंचायतों के चुनाव हो, वह सभी एक ही साथ एक ही दिन पर चुनाव होंगे। तो यह एक साथ चुनाव कराने की एक प्रक्रिया। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों को एक ही मतदान हो, मतलब इसमें एक मतदान नहीं होगा। लेकिन जैसे उदाहरण के संदर्भ में इसको समझा जाए कि इसके संदर्भ में, उदाहरण के संदर्भ में जाने कि उदाहरण के लिए देखें कि इसे मौजूदा व्यवस्था के अलग चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता एक ही राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान करे। मतलब सिचुएशन क्या दी गई है, कंडीशन क्या दिया गया है कि चुनाव एक साथ कराने का या फिर एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि एक ही, मतलब इंसान एक ही वोट डालेगा और एक ही तरीके से चुनाव हो जाएगा। इसमें एक चरण वाइज डिवाइड किया जाएगा और उसके तरह से यह आयोजित की जाएगी जिसमें किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता एक ही राज्य विधानसभा या लोकसभा दोनों के लिए मतदान करेगा। एक बार चुनाव होगा, लेकिन यह जो प्रक्रिया होगी वह चरणवार तरीके से संपन्न होगी। अब आता है कि एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क क्या होता है। इसकी तर्क की प्रक्रिया को जानते हैं कि एक साथ चुनाव के संबंध में पक्ष जो तर्क दिए गए हैं कि पहला आता है इसके अंतर्गत कि बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने की शासन व्यवस्था का प्रभाव होना, कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से चुनाव वाले राज्यों में केंद्र या राज्यों के सरकारों की सभी तरह के विकास कार्यक्रम एवं गतिविधियां रुक जाती हैं। फिर आता है कि चुनावों में आयोजन पर भारी खर्च होता है, जैसे चुनावों के संचालन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण पर तथा अलग अलग हितधारकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में धन खर्च किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सीएमसी डेटा के अनुसार 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक औपचारिक व्यय किया हुआ था। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट कि इसके संदर्भ में पक्ष में तर्क क्या है कि सुरक्षा कर्मियों की जो लंबी अवधि तक चुनाव ड्यूटी तैनाती रहती है वह देश में अलग अलग 6 माह की अवधि में 2 से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसके कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल को इसके आयोजन को लेकर संपन्न होने तक तैनात रहते हैं। इसके अन्य मुद्दों में देखते हैं कि अन्य मुद्दों के संदर्भ में आता है कि इसे बार बार होने वाले चुनावों में सामान्य जनजीवन बाधित होता है। जैसे उदाहरण के लिए राजनीतिक रैलियों के चलते सड़क यातायात बाधित होती है और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। बार बार चुनाव होने से देश भर में जाति, धर्म, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे हर समय चर्चा का कारण बने रहते हैं और इसके कारण ये समाज में मजबूती से स्थापित होते हैं और कई बार चुनाव देश में ध्रुवीकरण की वजह भी बन जाते हैं। ध्रुवीकरण के ने वास्तव में जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या को बढ़ावा दिया हुआ है। एक साथ चुनाव नहीं होने से शासन व्यवस्था और निर्माण प्रक्रिया में दीर्घकालिक और विवेकपूर्ण नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए लोक लुभावनवाद पर ध्यान केंद्रित होने लगता है। तो इसके संदर्भ में यह है, इसके पक्ष में ये कुछ तर्क दिए गए हैं। अब आता है एक साथ चुनाव कराने में जैसे इसके पक्ष में तर्क दे दिया गया कि इसके ये प्रॉफिट हो सकते हैं, इस प्रक्रिया को इस तरीके से चलाया जाता है। अब इसके समक्ष जब कोई कार्य किया जाता है तो कुछ चुनौतियां में उत्पन्न होती हैं। तो चुनौतियों के बारे में जानते हैं। पहला आता है इसके संदर्भ में कि संचालन संबंधी चुनौती। जिस चुनौती में कहा गया है कि पहली बार एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं की मौजूदा अवधि में बढ़ोतरी या कमी करनी पड़ती है। इस कार्य में कई संवैधानिक और वैधानिक समस्याएं भी मौजूद होती हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख वैधानिक समस्याएं मौजूद होती हैं। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव सहित चुनाव, उपचुनाव आदि से संबंधित संविधान के कई प्रावधान जैसे अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में
संशोधन करना होगा और एक साथ चुनाव कराने के लिए लगभग 2 गुनी संख्या में या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी जो कि वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट मशीनों की आवश्यकता होगी। इससे लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग से जुड़ी समस्याएं भी पैदा होंगी। तो इसके संदर्भ में ये चुनौतियां हैं। फिर आता है कि मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। मतदाताओं का जो बिहेव रहेगा उसमें भी बदलाव आएगा। कि यह संभावना व्यक्त की गई है कि एक साथ चुनाव कराने में राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय हितों पर, क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं और इससे मतदाताओं के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में ये चुनौतियां हैं। फिर आता है इसके संदर्भ में कि आम जन को इस विचार से परिचित ना होना। कि पिछली बार जो आम चुनाव एक साथ चुनाव 1960 के दशक में हुए थे, इसलिए वर्तमान में एक पूरी पीढ़ी एक साथ चुनाव के विचार से परिचित नहीं है। मतलब जो ये प्रक्रिया हुई थी वह 1960 में हुई थी और वहाँ उस टाइम से अभी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं रही है, तो लोग इससे परिचित भी नहीं। अतः लोगों को इस बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति को मतदान केंद्र पर 2 या 3 बार वोट किस प्रकार डालना है और यह क्यों जरूरी है। तो इसके संदर्भ में एक जन जागरूकता भी होनी चाहिए। अन्य के संदर्भ में देखें कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और दलों की मतदाताओं के प्रति राजनीतिक जवाबदेही में कमी आ सकती है और इसलिए होता है क्योंकि ये केवल 5 वर्ष में एक बार ही चुनाव के समय लोगों से मिल पाएंगे और इसका जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान कई तरह के रोजगार के अवसर भी सृजित हो जाते हैं। तो इसके संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां हैं। एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन के संबंध में कई प्रमुख सिफारिशें की गई हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख सिफारिशों को जानते हैं कि कौन कौन सी सिफारिशें की गई हैं। जैसे कि विधि आयोग द्वारा और कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि विधि आयोग के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो कि 1999 में प्रकाशित हुई थी, उसके संदर्भ में जानते हैं कि विधि आयोग ने लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ चुनाव कराने के साथ ही एक साथ आयोजित कराने के संदर्भ में किए जाने चाहिए, परंतु संबंधित विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि यह अंतराल जो है वह 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने क्या कहा है, जो कि 79वीं रिपोर्ट रही है, जिसमें कहा गया है कि 2 चरणों में चुनाव हो, जिसमें समिति के अनुसार कुछ विधानसभाओं में चुनाव लोकसभा की मध्यावधि और शेष विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के शेष बचे कार्यकाल की समाप्ति पर कराए जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत उन्होंने इस समिति के द्वारा दूसरा सुझाव दिया गया है कि किसी विशेष वर्ष में रिक्त होने वाली सीटों पर उपचुनाव और पूर्व निर्धारित तिथि या समय सीमा एक साथ आयोजित कराई जा सके। इसके संदर्भ में कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के द्वारा यह सिफारिशें दी गई। फिर आता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के विमर्श पत्र 2017 के अंतर्गत कहा गया कि इसमें एक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर एक साथ चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराने चाहिए। यदि लोकसभा या राज्यसभा का समय पूर्व विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा या उस राज्यसभा का उस राज्य विधानसभा का कार्यकाल मूल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होना चाहिए तथा सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की स्थिति में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सके। इसके संदर्भ में होता है विशेष वर्ग में होने वाले सभी उपचुनावों में आयोजन के लिए वर्ष में 1.5 माह की असमयावधि भी निर्धारित की गई है। तो इसके संदर्भ में यह नीति आयोग के द्वारा कुछ प्रभावक सुझाव दिए गए हैं। अब आता है विधि आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में जानते हैं कि विधि आयोग की ने जो रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित की थी उसके संदर्भ में जानते हैं कि इसमें अपने 3 विकल्प दिए हुए थे, जिसके अंतर्गत पहला विकल्प इसने दिया था कि पहले विकल्प के अंतर्गत कहा गया था कि कुछ राज्यों में चुनाव को समय आगे बढ़ाना या स्थगित करना ताकि सभी राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभाओं के एक साथ कराए जा सके। दूसरा विकल्प दिया था कि 5 वर्षों में केवल 2 बार चुनाव कराए जा सकते हैं और तीसरा विकल्प दिया गया था कि एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले सभी चुनावों को एक साथ संपन्न कराया जा सकता है।
विधि आयोग ने उचित संसाधनों के जरिए अविश्वास को रचनात्मक अविश्वास मत में बदलने की सिफारिश की गई थी और इसने लोकसभा या विधानसभाओं के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की संख्या सीमित करने के लिए विकल्प सुझाया हुआ था। तो यह विधि आयोग के द्वारा इसने कुछ 2018 में जो रिपोर्ट दी हुई थी उसके अंतर्गत यह 3 विकल्प दिए थे और उसके संदर्भ में इसके अविश्वास प्रस्ताव या रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव में बदलने की सिफारिश की हुई थी। अब इसके निष्कर्ष को जानते हैं कि निष्कर्ष के संदर्भ में देखें कि सरकार जिस तरह से एक साथ चुनाव कराने पर विचार आगे काम कर रही है उसके लिए यह आवश्यक है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए गहन और पारदर्शी तरीके से विचार विमर्श किया जाना आवश्यक होता है। इस दौरान हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वह अक्षुण्ण बनी रहे। इसके संदर्भ में यह निष्कर्ष के तौर पर है। अब आता है इसके संदर्भ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिनिश होता है। अब टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव के बारे में। हाल ही में स्विट्जरलैंड के 5 राजनीतिक दलों ने संघीय चुनावों के लिए अपने अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीमित उपयोग को सहमत व्यक्त की है और इसके कारण उन्होंने एक आचार संहिता पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब आता है कि चुनावों में एआई की भूमिका के बारे में जानते हैं कि इसके संदर्भ में पहला जानते हैं कि भविष्यवाणी करने वाला मॉडल बनाना, कि एआई का उपयोग करके चुनाव जीतने का भविष्यवाणी करने वाले मॉडल तैयार किए जाते हैं जिससे किसी मतदाता द्वारा किसी विशेष उम्मीदवार का समर्थन करने की संभावना का पता लगाने में मदद मिलती है। इस तरह का मॉडल बनाने के लिए जनसांख्यिकी, मतदाता पैटर्न, अन्य मुद्दों जैसे कारकों को ध्यान रखा जा सकता है और ऐसा मॉडल किसी राजनीतिक दल के लिए उन मतदाताओं की पहचान करने में मदद करेगा और उसके उम्मीदवारों को वोट देकर इसके संदर्भ में होता है। फिर आता है दूसरा इसमें चुनावों में एआई की भूमिका में दूसरा आता है सोशल मीडिया के विश्लेषण के संदर्भ में। ये सोशल मीडिया के विश्लेषण के संदर्भ में जानते हैं कि राजनीतिक दल एआई का उपयोग करके मतदाताओं के रुझानों तथा भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर भी मतदाताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर सोशल मीडिया की आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। इस सब जो एआई के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले तो एआई की डेफिनेशन को जान लेते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी मशीन या डिवाइस द्वारा तर्क करने, सीखने, योजना बनाने और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने जैसे मानवीय कार्यों को करने में सक्षम होती है। अब आता है इसके अंतर्गत जो एआई के संदर्भ में दूसरा आता है कि सोशल मीडिया के संदर्भ में तो देख लिया कि यह एआई का उपयोग करके मतदाताओं के रुझानों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकती है और इस विश्लेषण के आधार पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं के अनुसार सोशल मीडिया आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किया जा सकता है। फिर आता है व्यक्तिकरण के संदर्भ में कि व्यक्तिकरण के संदर्भ में देखते हैं कि राजनीतिक दल एआई की मदद से विशिष्ट मतदाताओं की उनकी रुचियों, पसंदों या गुणों के आधार पर संवाद तैयार कर सकते हैं और इसके उम्मीदवारों को मतदाताओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में भी मदद मिल सकती है। तो यह व्यक्तिकरण के संदर्भ में है। फिर आता है इसके संदर्भ में डेटा का रियल टाइम आधार पर विश्लेषण के संदर्भ में कि राजनीतिक दल एआई का उपयोग करके सोशल मीडिया के रुझानों, भावनाओं और इन्फ्लुएंस से संबंधित डेटा का रियल टाइम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके आधार पर भी अपने चुनाव अभियान में संदेश प्रसारित करने के तरीकों और लोगों तक पहुंचने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों को संचालित करने में तरीकों के बदलाव भी कर सकते हैं। इसके संदर्भ में होता है। फिर आता है दक्षता में वृद्धि के संदर्भ में जानते हैं कि दक्षता में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उपयोग एआई का उपयोग करके विज्ञापन, प्रचार और आयोजनों जैसी अलग अलग चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों के प्रदर्शन की निगरानी तथा इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है और एआई के चुनाव अभियानों को यह जानने में मदद मिलती है कि कौन सी पद्धति उपयोग में है और कौन सी इसके उपयोग में नहीं है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल अपने अभियानों में पूरे अभियानों को अनुकूलित करने के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जैसे भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में देखें कि भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में एआई सहभागी लोकतंत्र के लिए अवसर पैदा करता है और मतदाताओं को जागरूक और लामबंद बनाता है। तो इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान है। अब आता है चुनावों में एआई से जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में जानते हैं क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो उसके संदर्भ में समस्याएं जरूर पैदा होती है। तो समस्याओं के संदर्भ में या चिंताओं के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं, पहला आता है हेरफेर के संदर्भ में। हेरफेर एआई का उपयोग डीप फेक वीडियो बनाने, गलत सूचना प्रसारित करने, सोशल मीडिया पर हेरफेर करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के सत्य का विकृत करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत डीप फेक कंटेंट के माध्यम से यह ऐसा कंटेंट होता है जिसके माध्यम से सार्वजनिक हस्तियों को बदनाम किया जा सकता है और उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनका राजनीतिक जीवन प्रभावित हो सकता है या वे चुनाव या राजनीति से दूर भी हो सकते हैं। तो यह हेरफेर के संदर्भ में है जो कि डीप फेक कंटेंट के माध्यम से यह सार्वजनिक हस्तियों को बदनाम करने के संदर्भ में किया जा सकता है, जिसे ब्लैकमेल भी कहा जा सकता है।
फिर आता है दूसरा कि चुनावी प्रक्रिया पर जनविश्वास की कमी आना, कि चुनावी प्रक्रिया में जैसे एआई उपकरणों का एक ऐसा प्रभावी अभियान चलाने के लिए किया जा सकता है जो कि लोकतांत्रिक संसाधनों चुनावी प्रक्रिया पर जनता के विश्वास पर कमजोर कर सकता है। विनिमय का अभाव होने के संदर्भ में कि विशेष रूप से चुनावों में एआई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक विनियामक तंत्र का अभाव होना। सटीकता और डेटा की गुणवत्ता के संदर्भ में देखते हैं कि राजनीतिक अभियानों में प्रयोग की जाने वाली एआई प्रणालियों की प्रभावशीलता और सटीकता, उनके उपयोग किए गए एल्गोरिथम की सटीकता व विश्वसनीयता से वांछित होती है और इसके अलावा इसमें उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता और मात्रा में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। सुरक्षा संबंधित कमियों के बारे में जानें कि इसमें मतदाता के व्यक्तिगत डेटा करने और उनके विश्लेषण करने के लिए एआई का उपयोग करने से गोपनीयता की सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ सकती हैं और ऐसा साइबर सुरक्षा या साइबर संबंधी अवसंरचना और डेटा भंडारण के साधनों की कमी और बढ़ते साइबर हमलों के कारण हो सकता है। तो यह चुनाव में एआई से जुड़ी कुछ प्रमुख चिंता है। अब इसके आगे की राय में देखते हैं कि आगे की राय में क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है, पहले नंबर पर आता है कि बिनामिकीय फ्रेमवर्क का होना। बिनामिकीय फ्रेमवर्क या सरकारों को चुनावों में एआई के उपयोग के लिए एक स्पष्ट बिनामिकीय फ्रेमवर्क लागू करना चाहिए जिसमें डेटा, संस्थानों और अभियानों के विज्ञापनों को भी कवर किया जा सकता है। फिर दूसरा आता है कि भारतीय निर्वाचन को सशक्त बनाने के संदर्भ में। इसके संदर्भ में देखें कि राजनीतिक अभियानों में एआई का दुरुपयोग को रोकने के लिए ईसीआई को ऑनलाइन संचार या संवाद को कवर करने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता अनिवार्य बनानी चाहिए और जवाबदेही उत्तरदायित्व पर बल देने के लिए चुनाव में एआई के उपयोग के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश या नैतिक फ्रेमवर्क लागू करने चाहिए। मतदान नवाचार और मता लगाने के संदर्भ में कि सरकार को डीप फेक कंटेंट की पहचान करने और पहचान से संबंधित दुष्प्रचार अभियानों को पता लगाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रयासों का तेज करना चाहिए। साथ ही चुनावों को लैंग्वेज मॉडल और चैटबॉट से प्रेरित साइबर हमलों से सुरक्षित बनाना चाहिए और इसके लिए संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई अवसंरचनाओं को मजबूत करने में भी प्रयास किया जा सकता है। भ्रामक प्रचार अभियान के अंतर्गत चुनावी प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए एक डीप फेक कंटेंट और लैंग्वेज मॉडल का उपयोग कर सकते हैं तथा चुनावी मॉडल या चुनाव कार्यालय इसमें निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की मदद ले सकते हैं और इसके लिए संसाधनों को विकसित या विकास और उन्हें साझा किया जाना चाहिए। एक अनुकूलित प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिसके अंतर्गत चुनाव में एआई से संबंधित उभरते खतरों, चुनौतियों की निरंतर निगरानी करना और उनका सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीयता बनाए रखने में त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो इसके संदर्भ में या इसके आगे की राय होती है। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक व्यक्तित्व अधिकार के बारे में। व्यक्तित्व अधिकार को जानने के पहले सबसे पहले तो जानते हैं कि यह हाल ही में क्यों सुर्खियों में रहा। कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने के संरक्षण के संदर्भ में यह सुर्खियों में आया। आप जानते हैं कि व्यक्तित्व अधिकार के बारे में कि व्यक्तित्व अधिकार क्या होती है। व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत व्यक्ति के रक्षा करने के अधिकार से होता है। व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं या किसी सेलिब्रिटी आदि का व्यक्तित्व का प्रतीक होते हैं। यह व्यक्तियों के निजता के अधिकार की सुरक्षा, अपने व्यक्तित्व संबंधी जोड़ों में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अधिकार की सुरक्षा और भ्रामक विज्ञापनों एवं उपभोक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है भारत में व्यक्तित्व अधिकार के बारे में जानते हैं कि भारत में व्यक्तित्व अधिकार के बारे में क्या है कि देश में व्यक्तित्व अधिकार या उनके संरक्षण का किसी भी कानून के रूप में उल्लंघन नहीं किया जाता है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के इसमें तत्व विद्यमान होते हैं जिसमें भारत के व्यक्तित्व के अधिकार के दो प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं, जिसमें पहला आता है पब्लिसिटी या राइट टू पब्लिसिटी, दूसरा आता है राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार। राइट टू पब्लिसिटी के अंतर्गत आता है कि यह किसी भी व्यक्ति की छवि आदि को बिना किसी अनुमति या संविधात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने से अधिकार से संबंधित होता है तथा यह ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है। निजता के अधिकार के संदर्भ में अधिकार के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल होता है तथा निजता के अधिकार का जो मोटे तौर पर इस्तेमाल होता है वह संविधान के अनुच्छेद 21 में न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी जो कि सेवानिवृत्त मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अंतर्गत शासित
होते हैं। तो भारत में यह व्यक्तित्व अधिकार के संदर्भ में कि व्यक्तित्व अधिकार 2 प्रकार के अधिकार शामिल है। पहला आता है पब्लिसिटी का अधिकार, दूसरा आता है राइट टू प्राइवेसी का अधिकार। पब्लिसिटी का अधिकार वह होता है जो भी किसी व्यक्ति की छवि या आदि को किसी व्यक्ति की उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित होता है। या ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1997 जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है। फिर आता है निजता का अधिकार जो कि राइट टू प्राइवेसी होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार होता है। इसमें निजता का अधिकार संविधान में मोटे तौर पर अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है व्यक्तित्व अधिकार के बारे में कि व्यक्तित्व अधिकार के बारे में जब मरणोपरांत जो व्यक्तित्व अधिकार होता है उसके संदर्भ में जानते हैं कि यह जो मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार होता है वह प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 में के अंतर्गत आता है। यह इस अधिनियम में अनुसूची के सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों को अनाधिकृत उपयोग कर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में जाने कि यह यदि कोई व्यक्ति किसी मृत या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। अब आता है ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत कि इसके तहत किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय के किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय के नाम पर व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क का दुरुपयोग या बिना उसकी अनुमति के उपयोग नहीं कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो पीड़ित उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। तो इसके संदर्भ में प्रमुख इसके प्रावधान है जो कि मरणोपरांत व्यक्तित्व के अधिकार के संबंध में। अब आता है इसकी न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में जानते हैं कि न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में क्या है कि न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में देखते हैं कि टाइटन इंडस्ट्री बनाम राजकुमार ज्वेलर्स मामला जो कि 2012 में आया हुआ था। इस मामले में कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया हुआ था कि व्यक्तित्व अधिकार के व्यक्ति के निजता के अधिकार या निजता या एकाकीपन में हस्तक्षेप नहीं करने, संवेदनशील तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते और व्यक्ति की छवि को सार्वजनिक रूप से गलत तरीके से पेश नहीं करने और उसके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करने के अधिकार पर शामिल होता है। तो यह इसके संदर्भ में यह टाइटन इंडस्ट्री बनाम राजकुमार ज्वेलर्स मामला जो 2012 में आया था उसके संदर्भ में दिया गया। फिर दूसरा मामला आता है दीपा जयकार बनाम A.L. विजय मामला जो 2019 में आया हुआ है। इस अधिकार अधिनियम या इस मामले के अंतर्गत मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तरदायित्व को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। इसका ये दूसरा मामला आया था जो कि दीपा विजय कुमार बनाम J.A.L. विजय मामला आया हुआ था। अब आता है हमारा तीसरा मामला जो कि साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड या अन्य मामला जो 2021 में आया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया था या फिर इस मामले में कहा गया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया हुआ था उसमें कहा गया था कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और उसके विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना एक गैर कानूनी है। और अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला जो 2011 में आया हुआ था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में निर्णय दिया था कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या उसकी प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी। तो यह प्रमुख मामले आए हुए थे जिसके संदर्भ में सुझाव दिया गया था। इसमें अब आता है इसके संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय अभिशमों के संदर्भ में जो व्यक्तित्व अधिकार प्राप्त होते हैं उनके बारे में कि वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकार के संरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिशमय की संधि नहीं हुई है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिशमों से प्राप्त किए जाते हैं जिसके अंतर्गत पहला आता है रोम अभिशमय जो कि 1961 में हुआ था। यह कलाकारों के अधिकार, फोनोग्राफ प्रोड्यूसर के अधिकारों तथा प्रसारण अधिकारों की रक्षा करते हैं। फिर दूसरा आता है कि इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू समझौता जो कि 1994 में किया गया था, जिस समझौते के अंतर्गत फोनोग्राफ प्रोड्यूसर या लाइव प्रदर्शन करने वाले कुछ अधिकारों और प्रसारण के अधिकार की रक्षा करना होता है। फिर आता है VIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि के बारे में कि यह VIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी के बारे में कि यह संधि विशेष रूप से डिजिटल समावेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा भी करती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है भारत में व्यक्तित्व अधिकारों में लागू करने वाली चुनौतियों के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि संविधान के साथ टकराव की स्थिति। पब्लिसिटी के आधार पर या लोकहित के मामले में प्रकाशित करने और जनता को सूचित करने में मीडिया के अधिकार उनसे अनुसूची 19 के तहत नागरिकों को जानने के अधिकार के मध्य टकराव की स्थिति पैदा होती है।
कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव होने के संदर्भ में केस में व्यक्तिगत अधिकारों के अलग अलग पहलुओं जैसे पब्लिसिटी के अधिकारों का हस्तांतरण को शासित करने के लिए कोई कानूनी व्यापक फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। डार्क पैटर्न के संदर्भ में केस में भ्रम पैदा करने वाले इंटरनेट तकनीकों और जनरेटिव एआई को विनियमित करना मुश्किल होता है और ये व्यक्ति के निजता और पब्लिसिटी संबंधी अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं। अब आता है इसको निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए कि इसमें निष्कर्ष के संदर्भ में जानते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों में कई पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसमें निजता के अधिकार और पब्लिसिटी के अधिकार से लेकर मानहानि या उत्पीड़न से मुक्त होने का अधिकार भी शामिल होता है। ये केवल कानूनी मामले में नहीं होता है कि बल्कि यह मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व स्वायत्तता के मौलिक सिद्धांतों का मूर्त रूप में भी होता है। तो इसके संदर्भ में प्रमुख निष्कर्ष होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संसद के सचिवालय के बारे में। की सुर्खियों में क्यों कि भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो भारतीय संसद के गठन के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 75 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों स्तरों जिसकी प्रक्रियाओं जो कि लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों ही स्तरों पर की प्रक्रियाओं परंपराओं में विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। इसके संदर्भ में फिर आता है इसके संदर्भ में जानते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान को कि संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में जाने कि सबसे पहले अनुच्छेद 98 आता है। यह 98 अनुच्छेद यह संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा जिसमें संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालयीय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों का सृजन की अनुमति भी देती है। यह अनुच्छेद 98 कहता है और अनुच्छेद 187 के अंतर्गत कहा गया है कि यह अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए एक अनुच्छेद 98 का भी समान ही प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें यह है राज्य विधानमंडलों के लिए यह है और यह है संसद के लिए है। तो 98 और 187 राज्यसभा एवं लोकसभा में अनुच्छेद में 1952 अस्तित्व में आई हुई थी। उसके बारे में जानते हैं कि हालांकि लोकसभा के जो सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहा जाता है इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का गठन किया गया है और वर्ष 1954 में दोनों सचिवालय के नाम को बदलकर राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया है। तो इसमें लोकसभा के सचिवालय में संसदीय सचिवालय ही कहा जाता है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नया सचिवालय का निर्माण किया गया और 1954 में दोनों सचिवालय के नाम को बदलकर राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया। तो यह सचिवालयों के कब अस्तित्व में आई उससे संदर्भ में यह प्रक्रिया है। अब जानते हैं इसके सचिवालय के कार्यों के बारे में संदर्भ में जानते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों का प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि वेतन के अन्य भुगतानों या अन्य भत्तों का भुगतान करना। तीसरा आता है कि विभिन्न संसदीय समितियों और सचिवालयीय सेवाएं प्रदान करना और चौथा आता है कि महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों और सहायता एवं सलाह देना। 6 नंबर पर आता है कि अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना तथा अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रकाशित करना है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका नेक्स्ट कार्य आता है कि यह सदनों की प्रतिदिन की कार्रवाइयों को रिकॉर्ड तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने का कार्य करता है। तो यह सचिवालय के संदर्भ में प्रमुख कार्य होते हैं। अब आता है इसके आगे देखते हैं सचिवालय की संरचना के बारे में जिसमें राज्यसभा से सचिवालय और लोकसभा सचिवालय जिस तरीके की 1954 में प्रक्रिया बनी जिसमें एक राज्यसभा सचिवालय बनाया गया और एक लोकसभा का सचिवालय बनाया गया। तो अब इसकी प्रक्रिया को सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा के सचिवालय की प्रक्रिया किस तरीके से है। इसमें सबसे पहले तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो कि लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। फिर आता है इसके प्रशासनिक प्रमुख में लोकसभा महासचिव होता है और इसकी भर्ती एवं सेवा शर्तों के संदर्भ में देखें कि यह लोकसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्ती नियम 1955 द्वारा शासित हो और नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श में प्राखंडित किया हुआ है। ये नियम सचिवालय की स्टाफ या संरचना का प्रावधान करते हैं। सचिवालय सभी पदों के लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय में नियुक्तियां करने संबंधी अधिकार को महासचिव या सचिवालय के किसी अन्य अधिकार को सौंप सकता है। तो यह लोकसभा सचिवालय के संदर्भ में है। फिर आता है राज्यसभा सचिवालय के संदर्भ में जिसके अंतर्गत जानते हैं कि राज्यसभा सभापति इसमें राज्यसभा सचिवालय राज्य सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है तथा इसके प्रशासनिक प्रमुख में महासचिव होता है। इसकी भर्ती एवं सेवा शर्तों के संदर्भ में देखा जाए कि राज्यसभा सचिवालय सभी भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियम 1997 द्वारा शासित होते हैं जिसमें नियम राष्ट्रपति ने राज्यसभा में सभापति के परामर्श से प्रख्यापित किया हुआ है।
इसके संदर्भ में अन्य जानकारी को देखा जाए तो इसमें दोनों सदनों के सचिवालयों को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन 10 सेवाओं में आती हैं जैसे विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक सेवाएं, सदस्यता, रिपोर्टिंग सेवाएं आदि इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आता है हमारे इसके आगे देखते हैं कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने जो सचिवालयों में नए पद सृजित कर सकते हो और श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना आवश्यक होता है। अब आता है कि स्वायत्तता, कानूनी फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति, फिर आता है स्वायत्तता की कमी जो संसदीय सचिवालय से जुड़ी संबंधित कमियां हैं, जिसमें और आती है स्वतंत्र कैडर की अनुपस्थिति का होना। इसके संदर्भ में देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया आती है वह कानूनी फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति, स्वायत्तता की कमी और स्वतंत्र कैडर की अनुपस्थिति के संदर्भ में होती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 98(2) तक के तहत अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया का पारित नहीं की गई है जो संसद के किसी भी सदन में सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करता हो। स्वायत्तता की कमी के संदर्भ में देखते हैं कि संसदीय सचिवालयों को अक्सर कार्यपालिका के पक्ष में पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता है, जैसे संसदीय प्रश्नों की अनुमति न देना और संशोधनों और प्रस्तावों को गौण मुद्दों पर खारिज कर देना आदि इसके अंतर्गत होता है। स्वतंत्र कैडर की अनुपस्थिति के संदर्भ में जाने कि इसके संदर्भ में देखते हैं कि अधिकांश वरिष्ठ पदों पर अधिक भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है और जिसके संदर्भ में विधायिका को स्वतंत्र एवं प्रतिकूल प्रभाव इसके अंतर्गत डालती है। अब इसका एक निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए कि यह संसदीय सचिवों को अपने समर्पित प्रयासों में यह सुनिश्चित करता है कि यह सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाए एवं जवाबदेही, पारदर्शिता एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बहाल रखा जाए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख निष्कर्ष के तौर पर आता है। अब आता है इसकी संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली सुर्खी आती है कि पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई। तो इसके संदर्भ में है कि 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई, जिसके संदर्भ में जानते हैं कि वर्ष 2021 में गृह मंत्रालय के आदेश से 2021 में गृह मंत्रालय के आदेश ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब राज्यों में कुछ जिलों में कलेक्टर्स को निम्नलिखित कार्यों के लिए शक्तियां प्रदान की गई थी। तो 2021 में क्या किया गया था कि गृह मंत्रालय के द्वारा गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब राज्यों के कुछ जिलों के कलेक्टर को कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत क्रमशः भारत की नागरिक का पंजीकरण तथा देशीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करना है। दूसरा आता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संबंध में इसे लागू होता है। तो इसके संदर्भ में ये 2 आए थे, कौन सा? पहला तो एक नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 को क्रमशः भारत के नागरिक का पंजीकरण तथा देशीकरण या प्रमाण पत्र प्रदान करना, और दूसरा आता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संबंध में इन्हें लागू करना है। अब आता है कोई भी विदेशी नागरिक जो कि अवैध प्रवासी नहीं होगा, इसके संदर्भ में देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जिसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान दिया गया है कि वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला आता है कि वह सामान्यतः 12 वर्षों तक भारत में रहा हो। तो भारत में 12 वर्षों तक कब रहा हो, उसकी भी एक डेट निश्चित की गई है कि आवेदन की तारीख के ठीक पहले 12 महीने की अवधि के दौरान भारत में रहा हो, 12 महीने की अवधि के दौरान वह भारत में रहा हो, और इन 12 महीनों के पहले वह 14 वर्षों में कुल मिलाकर 11 वर्ष भारत में रहा हो। तो इन जो 14 वर्षों में ये कुल मिलाकर कितने वर्ष तक भारत में रहा हो? 11 वर्ष तक। तो वर्तमान में जो भारत में किसी भी देश की नागरिकता या फिर देशीकरण करने के लिए कौन सी शर्त है? पहले नंबर पर तो आती है कि इसमें 12 वर्षों का भारत में निवासरत होना चाहिए। 12 वर्षों तक निवासरत होने के संदर्भ में भी जानते हैं कि यह प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है। तो इस प्रक्रिया को सबसे पहले कि 12 महीने की जो अवधि है उसके दौरान भारत में रहा हो, आवेदन की तारीख की 12 महीने की अवधि के पहले रहा हो, और 12 महीने के पहले 14 वर्षों में कुल मिलाकर वह 11 वर्ष में भारत में रहा हो, इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है नागरिकता अधिनियम 1955 में तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य पात्रताएं होती है। तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य पात्रताएं हैं, इसके संदर्भ में जानते हैं। अब आता है
कि इसमें नागरिकों के लिए संवैधानिक प्रावधान जो कि संविधान की कुछ उल्लेखित है, जिसमें पहला अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में नागरिकता के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है, जो संविधान के लागू होने के बाद से कुछ भारत के नागरिकों कौन भारत का नागरिक होगा इसके संदर्भ में दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 11, जो संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान का अधिकार देता है। इसके संदर्भ में जो अनुच्छेद 11 है उसके संदर्भ में कहा गया है कि संसद की जो नागरिकता के अधिग्रहण समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार इसके संदर्भ में देता है। अब आता है कि भारतीय नागरिकता के प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानते हैं कि भारतीय नागरिकता को 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पहले नंबर पर आता है कि यह जन्म से नागरिक होना चाहिए, जन्म से नागरिकता का होना। दूसरे नंबर पर आती है वंश के आधार पर नागरिकता होना। तीसरे नंबर पर आती है क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता होना। चौथी आती है देशीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवी आती है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो भारत में कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं? भारत में 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त होती है। पहला जन्म, वंश, क्षेत्र के अधिग्रहण, देशीकरण द्वारा नागरिकता और पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त होती है। तो यह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके हैं, जो कि हाल ही में यह किस संदर्भ में आया है कि 2021 में यह क्यों आया है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की 108 जो भारतीय हैं, जो 108 पाकिस्तानी हैं, उनको प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता देने के प्रावधान के संदर्भ में आया हुआ है। अब आता है हमारा सांसदों या विधायकों की अयोग्यता के बारे में। सांसदों या विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हासन निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो ये किसके संदर्भ में है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा अभी एक निर्देशन दिया गया है कि वह हासन निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के जो चुनाव है उनको अमान्य घोषित किया गया। यह निर्णय प्रत्याशियों द्वारा संपत्तियों के मूल्य का गलत खुलासा करने, चोरी करने सहित भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर आधार किया गया है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। अब आता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हाईकोर्ट के कुछ अधिकारों को जो कि अमान्य घोषित करने की जो शक्ति है, उसके संदर्भ में जानते हैं कि जब अगर हाईकोर्ट के द्वारा कोई भी प्रस्ताव या फिर कोई भी आधार पर डिसीजन लिया गया है तो उसके संविधान में कुछ प्रारूप होगा या उससे रिलेटेड कुछ अधिनियम को बनाया गया होगा, तभी वह प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने एक अपना निर्णय दिया। तो उसके सबसे पहले जानते हैं जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की प्रक्रिया को जाने कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि एक बार चुनाव जब अमान्य घोषित हो जाने पर संसद को अपना पद त्यागना होता है। फिर दूसरा आता है कि हाईकोर्ट के फैसले से असहमत पद और उसके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील वह कर सकता है, इसके संदर्भ में है। अब आता है कि विधायिका के लिए किसी सदस्य को अयोग्यता का निर्धारण करने के लिए भी 3 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? पहली तो होती है कि आरपीए 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कहा गया है कि इस कानून की धारा के 8(4) में 8 की क्लॉज 4 के तहत यदि विधायिका के किसी सदस्य को 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा हो जाती है तो उसे सजा की अवधि तक या इसके अतिरिक्त 6 माह के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। फिर दूसरी स्थिति आती है कि संविधान की 10वीं अनुसूची की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। फिर तीसरा नंबर पर आता है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 और 191 के क्लॉज 1 के तहत यह कहा गया है कि संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य में अयोग्यता से संबंधित है और इसके तहत अयोग्यता के आधार पर लाभ का पद धारण करना और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना तथा दिवालिया होना या वैधानिक नागरिकता ना होना, इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है कि राज्यसभा उपसभापति का पैनल के बारे में, कि राज्यसभा में उपसभापति ने राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल गठन किया हुआ है, जिसकी यह विशेषता है कि इसमें कई महिलाएं सदस्य शामिल होती हैं, जिसमें राज्यसभा के नियमों के तहत राज्यसभापति राज्यसभा सांसदों में से उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों को नामित करता है। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में नामित उपसभापतियों में से कोई एक सदन की अध्यक्षता करता है। हालांकि सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में भी सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी एक सदस्य को नियुक्त करता है और सदन की अध्यक्षता के संदर्भ में देखा जाए तो उसके सभापति के पास समान शक्तियां होती हैं और उपसभापतियों का एक नया पैनल नामित होने तक पीठासीन रहता है। इसके संबंध में यह प्रमुख सुर्खियां हैं। अब आता है जेल सुधार के संदर्भ में क्या प्रोविजन किए गए हैं कि गृह मामलों के जो संसदीय मंत्री है
संसदीय समिति है, गृह मामलों में जो संसदीय समिति है उसने जेल की स्थिति, अवसंरचना और सुधार से अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया हुआ है। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जेल की स्थिति और अवसंरचना में सुधार के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया हुआ है। अब आता है कि रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसके अंतर्गत पहला नंबर पर देखते हैं कि अत्यधिक भीड़भाड़ होना, कि देश भर में जेलों की अंतर्राष्ट्रीय औसत ऑक्यूपेंसी दर 130.2% है। जेलों में कुल बंद कैदियों के 77.1% विचाराधीन है। फिर दूसरा आता है कि कर्मचारियों की कमी का होना, कि जेलों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक 30% कम है। महिला कैदी के संदर्भ में जाने कि महिला कैदी में कुल 29,918 महिला कैदी हैं, जो कि 1650 महिला कैदी 1867 बच्चों के साथ जेलों में रह रही हैं और महिला विशेष जेलों की संख्या कम है, जिसमें साथ ही जेल में कुल कर्मचारियों की महिलाओं की संख्या जो है वह 13.77% इसके संदर्भ में है और इस वजह से महिला कैदियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जेल बजट के संदर्भ में भी इन्होंने समिति में कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जेल बजट का केवल 0.6% ही कैदियों के व्यावसायिक शैक्षणिक प्रशिक्षण और उनके मात्र 1% उनके कल्याण से संबंधित गतिविधियों को खर्च किया जा सकता है। इसके संदर्भ में अब आता है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ सिफारिशें की गई हैं। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ पहली सिफारिश आती है कि इसके अंतर्गत आता है कि जेलों की क्षमता बढ़ाने या अंक विकल्पों पर विचार करने के संदर्भ में कि इसके लिए एक उपयुक्त योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए क्षेत्र की जनसंख्या, अपराध दर आदि को शामिल करते हुए व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत केंद्रीय बजट 2013 इसमें घोषित गरीब कैदियों में सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। जमानत पर छोटे कैदियों की निगरानी करने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए और साथ ही ट्रैक किए जा रहे वाले ब्रेसलेट और जैसी उपकरणों की भी मदद ली जा सकती है। तो इसके संदर्भ में जेल कैदियों के संदर्भ में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जिसमें और भी कहा गया है कि औपनिवेशिक काल में जेलों की विरासत और स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए उनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और इनके पर्यटन को प्रोत्साहित करके एक राजस्व अर्जित किया जा सकता है। राज्य सरकारें कैदियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन हेतु जेल विकास कोष का गठन कर सकती हैं। अब आता है कि जेल सुधार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में जानते हैं कि सबसे पहला आता है कि जेल और उनके बंद कैदी में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय जेल प्रशासन है। फिर आता है हालांकि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में इस विषय की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों की मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और इसके संबंध में जारी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं कानून भी होते हैं। जिसके अंतर्गत कौन कौन से कानून है? पहला आता है मॉडल जेल मैनुअल जो कि 2016 में आया और दूसरा आता है आदर्श कारागार अधिनियम 2023 में आया, इसका इत्यादि इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि वर्ष 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामले में दोषी लोक सेवकों की गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और अब न्यायालय ने एक संविधान पीठ ने कहा है कि उसका 2014 का निर्णय पूर्ण प्रभाव से लागू होगा। इसे 2024 के पहले भ्रष्टाचार के मामले में भी इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लागू किया गया था। डीपीएसई अधिनियम की धारा 6A जो कि 2003 में शामिल की गई थी, उसके तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को संयुक्त सचिव और उसके ऊपर की रैंक के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच से पहले केंद्र सरकार को मंजूरी लेने की आवश्यकता होती थी और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ जो कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि यह असंवैधानिक करार करते हुए शीर्ष न्यायालय का मानना था कि यह प्रावधान अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसके संदर्भ में पहला आता है कि एक बार में जब किसी कानून को संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तब ऐसे कानून को तहत उसके बनाने की तिथि से आरंभता शून्य माना जाएगा। डीपीएसई अधिनियम की धारा 6A के असंवैधानिक घोषित करने से अनुच्छेद 20A का क्लॉज 1 प्रभावित नहीं होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 20 का क्लॉज A आपराधिक अभियोजन में प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के पूर्व प्रभाव से लागू होने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। साथ ही अनुच्छेद 20 के क्लॉज 1 के अनुसार इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्धि नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय उस समय लागू किसी कानून का कथित तौर पर उल्लंघन ना किया हो। इसके संदर्भ में
यह आता है। अब आता है कि डीपीएससी अधिनियम 1946 के बारे में जानते हैं। क्या ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के लिए लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि इसमें सीबीआई को किसी मामले की जांच करने की शक्ति इसी अधिनियम से प्राप्त होती है। तो इसके संदर्भ में प्रमुख डीपीएससी अधिनियम में 1946 के बारे में प्रमुख प्रावधान है। पहला तो ये कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के लिए लागू किया गया है, और दूसरा आता है कि सीबीआई को किसी मामले की जांच करने की शक्ति इस अधिनियम के तहत प्राप्त होती है। यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ यह जो राजनीतिक या व्यवस्था से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।